नमस्ते। हम अपने नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे प्रोफेसर हेमंत कुमार शाह से, जो वेल नोन इकोनॉमिस्ट हैं। वो 14 साल तक जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं और उसके बाद वो प्रोफेसर थे और बाद में प्रिंसिपल भी थे HK कॉलेज ऑफ आर्ट्स में अहमदाबाद में। और उनने 60 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं इकोनॉमिक्स पे, और हम उनसे बात करते हैं। वो बहुत सारा इस सब्जेक्ट पे, इकोनॉमिक्स पे ज्ञान रखते हैं। हम जानते हैं हमारे देश के बारे में कि किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, पॉवर्टी की समस्या है। चलिए, थैंक यू प्रोफेसर शाह कि आप हमारे शो में आए हैं। चलिए, हम पहले ही बात करते हैं हमारे देश की जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है। और सरकार कह रही है कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और लोग अलग अलग एम्प्लॉयड हैं जो कि जॉब नहीं है पर दे आर एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड। तो आप बताएं ज़रा। देखिए, सबसे पहली बात मैं मनरेगा के बारे में करूँगा। मनरेगा जो कानून आया 2005 में, तो उस वक्त और उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे और बाद में प्रधानमंत्री बने, तब भी उन्होंने ये कहा कि ये तो गड्ढे खुदवाने का और गड्ढे फिलअप करने का काम है, बस यही कांग्रेस ने किया है। लेकिन बाद में प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी उन्होंने ये चालू रखा। इसका मतलब ये है कि मनरेगा की एक उपयोगिता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या हमारे यहाँ मनरेगा से जितनी भी रोज़गार पैदा होना चाहिए उतना क्या रोज़गार पैदा होता है? देखिए, सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि करीब 15 करोड़ एक्टिव वर्कर्स हैं मनरेगा में, और करीब 5 करोड़ से ज़्यादा परिवार हैं जो मनरेगा के तहत रोज़गार प्राप्त करते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि कानून तो ये कहता है कि 100 दिन का रोज़गार मिलना चाहिए मनरेगा के तहत, लेकिन अगर सरकार की वेबसाइट देखें तो पता चलता है कि 50 से भी कम दिनों के लिए रोज़गार मिल रहा है। यही हमने भी पाया जब हम वहाँ गए गाँवों में जी, कि लोगों को 50 भी, आप ज़्यादा कह रहे, लोगों को 30 दिन 20 दिन बहुत कम काम मिल रहा है। और उनने यही कहा कि ग्रांट नहीं, उनने कहा, और इसलिए हमको ज़्यादा दिन नहीं मजदूरी मिल रही। इसकी वजह यह है कि गत साल का जो बजट था, इसमें भारत सरकार ने मनरेगा का जो बजट था वो कम कर दिया था और इस बार भी वही रखा है। तो अगर ज़्यादा बजट नहीं होगा तो ज़्यादा काम नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा तो रोज़गार भी पैदा नहीं होगा। तो ग्राम पंचायत चाहे वो तो भी ज़्यादा रोज़गार वो नहीं दे सकता है। अब सवाल इस बात का है कि ये जो 5 करोड़ परिवार है, वो 5 करोड़ परिवार कहाँ है? गांव में है। तो वो परिवार गरीब है कि जो मनरेगा में शारीरिक मेहनत करने के वास्ते आते हैं और रोजगार प्राप्त करने का सोचते हैं। दूसरी बात यह है कि इसकी जो तनख्वाह है वो करीब 300 रुपये के करीब है। अभी अभी तनख्वाह बढ़ाई, लेकिन हर राज्य में वो एक समान नहीं है। तो वो जो तनख्वाह बढ़ाई उसका औसतन निकालें आप पूरे हिंदुस्तान का, वो करीब 300 रुपये से कम होने वाला है। तो एक दिन का अगर 300 रुपया और 50 दिन पूरे साल में अगर रोजगार मिलता है तो इसका मतलब ये हो गया कि एक गरीब के घर में 15,000 रुपया गया, इससे ज़्यादा नहीं गया। तो 15,000 रुपया अगर एक गरीब के घर में जाता है और औसतन उसकी फैमिली साइज 5 की है, तो क्या गरीबी दूर हो सकती है? गरीबी दूर नहीं हो सकती और बेरोजगारी भी दूर नहीं हो सकती। जैसा कि अभी जो आंकड़ा मिला, वो आंकड़ा ये कहता है कि हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। इसका मतलब क्या हुआ? करीब 50 से ज़्यादा प्रतिशत लोग आज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बुरी बात है, वो तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन सवाल इस बात का है
कि जिसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलता है उसकी सोशल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सरकार की है, जो वो नहीं निभा रही। तो वो सबसे बड़ी बात है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला गरीब है, इसकी वजह यह है कि इसके लिए सोशल सिक्योरिटी के जो प्रावधान होने चाहिए अच्छे तरीके से, वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहे हैं। अबाउट जो इमीडिएट आंकड़े आए कि अबाउट 85 to 90% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं लोग। देखिए, सरकार जो आंकड़ा बताती है वो करीब 88% बताती है, 88%। लेकिन जो इंडिपेंडेंट आंकड़े हैं अर्थशास्त्रियों के, वो तो 92 से लेके 95% तक का बताता है। अब आप देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में सारे सरकारी जो नौकरियां हैं, वो सरकारी नौकरियां कितनी हैं, तो वो करीब 1.25 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। सारी राज्य सरकारों को मिला दीजिए, पंचायतों को, पालिकाओं को और केंद्र सरकार को मिला दीजिए, तो वो 1.25 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। अब 1.25 करोड़ और प्राइवेट, बड़े प्राइवेट सेक्टर में है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों में है, तो कुल करीब मिला के 4 करोड़ लोग हुए। जबकि करीब 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार प्राप्त करते हैं। तो उनकी सोशल सिक्योरिटी की जो व्यवस्था होनी चाहिए, एश्योर्ड सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था, वो मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से नहीं है, और सरकार ये करना भी नहीं चाहती, ऐसा लगता है। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में और आरोग्य के क्षेत्र में निजीकरण बढ़ रहा है। यस। देखिए, आप गुजरात की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि कम से कम 45 लाख बच्चे वो 1 से 12वीं कक्षा में प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं गुजरात में। 45 लाख, और वो बढ़ते जाते हैं, वो कम नहीं हो रहे। अब उनकी फीस को कहां से निकालना है? तो सबसे बड़ी बात मुझे ये भी लगती है कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सरकार ये कहती है कि भैया हमारी गरीबी कम हुई है, तो सच में वो कम हुई है क्या? ये मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। करीब 6 महीने पहले जब राज्यों के विधानसभा के चुनाव थे, तो मोदी जी ने ये कह दिया कि हम 5 साल के लिए और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो अनाज देंगे। तो सवाल इस बात का होता है कि अगर गरीबी कम हो गई है तो फिर आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज क्यों देते हो? और ये भी कह रहे हो कि हम 5 साल के लिए देंगे, तो इसका मतलब ये भी हो गया कि शायद 5 साल तक वो गरीब बने रहेंगे। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि इन गरीबों को रोजगार दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रोजगार मिल जाए और 100, 200, 300 रुपया मिल जाए। इसे अर्थशास्त्र में गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं कहा जाता। गेनफुल एम्प्लॉयमेंट वो है जिससे गरीबी दूर होती है। गरीबी कम हो उसे गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं कहा जाता। तो मैं ऐसा समझता हूं कि इस देश में रोजगारी की आवश्यकता है, लेकिन वो रोजगारी ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से गरीबी दूर हो। सिर्फ रोजगार प्राप्त होने से गरीबी दूर नहीं हो जाती। ये मुझे लगता है कि अहम बात है, और वो सरकार को सोचना चाहिए, आने वाली सरकार को। लेकिन अभी जो नजरिया दिखाई देता है, वो नजरिया तो यही है कि गरीबी बहुत बड़े पैमाने पर गुजरात में भी है। देखिए, आप गुजरात सरकार का आंकड़ा देख लीजिए, 3 करोड़ 50 लाख लोग ऐसे हैं जिनको मुफ्त में अनाज मिल रहा है। मतलब वो हमारी आबादी में, गुजरात की आबादी में करीब 52 से 55% है। तो आधी आबादी तो ऐसी ही है कोई जी गरीब है। ये तो सरकार के आंकड़े हैं, ये कोई अर्थशास्त्री के या मेरे खुद के आंकड़े तो नहीं है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि जहां तक रोजगार का सवाल है, वो रोजगार गेनफुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां गुजरात में आ रही है, हिंदुस्तान में भी आ रही है, लेकिन वो जो टेक्नोलॉजी लाती है, इसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट खड़ा नहीं होता।
वो अगर रोजगार खड़ा नहीं होगा बड़े पैमाने पे तो फिर बेरोजगारी बनी रहेगी। इस देश में कम से कम 1.25 करोड़ लोग हर साल नए पैदा होते हैं। तो अगर आप 2 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना शुरू करेंगे तभी जाके 5 साल में आज जो बेरोजगारी है वो तो रहेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देना होगा, तभी जाके देश में बेरोजगारी कम हो सकती है या दूर हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। सरकार ये भी कह रही है कि ये जो कोई भी रिपोर्ट आती है या कुछ भी आता है तो वो एक तरह से जुमला है, या जुमला नहीं पर एक तरफ से वो ये कह रही है कि वो इसका इनकार करती है। हाँ, वो कह रही है कि हमारे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो अनएम्प्लॉयमेंट हमने जो देखा है उसमें हम सरकार जैसे घर के लिए पीएम आवास योजना है या फिर टॉयलेट बनाने की फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें वो दे रहे हैं, पर उससे क्या गरीबी दूर हो रही है? या आपका क्या मानना है, किस चीज़ से गरीबी दूर हो सकती है और सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है उसमें 3 चीज़ें हैं। एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, दूसरा एजुकेशन है और तीसरा हेल्थ है। अगर आपका लिटरेसी रेट बढ़ा और ड्रॉप आउट कम हुआ तो आप गरीबी से थोड़ा सा बाहर आ गए। लेकिन हेल्थ में बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि हमारी जो सिचुएशन है हेल्थ की वो बहुत खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आयुष्मान भारत योजना बनाओ या कुछ और बनाओ, लेकिन वो बड़े पैमाने पर आपको उन चीज़ों के बारे में, उन बीमारियों के बारे में आपको सहायता देती है जो बड़ी बीमारियां होती हैं। लेकिन जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं जिसमें दवाइयों का खर्चा होता है, डॉक्टर के लिए खर्चा होता है, इसके लिए सरकार की कोई योजना मोटे तौर पे नहीं है। और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, ये हमारा अनुभव है। तो मैं कहता हूं कि सरकार को शिक्षा के लिए ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, हेल्थ के लिए ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, वो कहती है कि जीडीपी का 6% खर्चा करना पड़ेगा एजुकेशन के लिए, लेकिन भारत सरकार के 4 बजट आ चुके हैं इसके बाद, लेकिन खर्चा कितना हुआ? 0.5% से ज़्यादा, थोड़ा सा, जबकि वो कहती है कि 6% होना चाहिए। दूसरी बात हेल्थ की आप ले लीजिए, 2017 में मोदी सरकार ने न्यू हेल्थ पॉलिसी बनाई, उसमें ये कहा गया कि 2% से 2.5% ऑफ जीडीपी शुड बी स्पेंट ऑन हेल्थ। वो कितना खर्चा करती है? करीब 1% खर्च करती है, तो उससे ज़्यादा वो खर्चा नहीं होता। उसने ये भी कहा था उसमें कि कम से कम 8% खर्चा बजट का हेल्थ के ऊपर होना चाहिए, जबकि वो 4 से 5% करती है। तो जहां तक पब्लिक एक्सपेंडिचर एजुकेशन और हेल्थ के बारे में नहीं बढ़ेगा, तब तक मुझे लगता है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का जो आंकड़ा निकलता है वो ठीक तरीके से बैठता ही नहीं है। राइट। अगर एजुकेशन और हेल्थ पे भी जैसे जो सरकार के वायदे हैं, जो अपने उनके अंडरटेकिंग वो अपने आप ही उसको फुलफिल नहीं कर रही है, उसके अलावा लाइवलीहुड्स के वास्ते सरकार को क्या करना चाहिए? क्योंकि ये भी हमने पाया कि बहुत तादाद में लोगों के पास जॉब्स या रोज़गार, कोई भी तरह की इनकम जनरेटिंग स्कीम्स है ही नहीं। और जिसको सरकार जो रेवड़ी बांटने की कल्चर जो हमारे देश में चल रहा है वो वाला सारे पार्टीज कर रहे हैं, पर एक्चुअल लाइवलीहुड्स के लिए काम अगर कोई हमारे पास इस तरह का मॉडल है इंडिया में तो वो बताएं, और नहीं तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो जिसे हम रेवड़ी कल्चर कहते हैं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं। अगर भारत सरकार ने अंतिम 10 सालों में 10 लाख करोड़ रुपयों का जो ऋण था बैंकों का वो राइट ऑफ कर दिया, तो इसे रेवड़ी कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? जी। आपने कोरोना के दौरान कॉरपोरेट इनकम टैक्स कम कर दिया,
जिसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को करोड़ों रुपयों का फायदा हुआ। इसे क्या रेवड़ी कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? गरीब इस देश के नागरिक हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया ऐसा कहते हैं, तो उसमें इस देश के 80 करोड़ गरीबों का स्थान है कि नहीं है? अगर वो है तो उनकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। वो हमारा संविधान कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट में, आर्टिकल 39 में, जिसमें ये कहा गया है कि जो वृद्ध है, जो बीमार है, जो विकलांग है, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो बेरोजगार है, उन सभी का ध्यान रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो वो काम सरकार करे, इसमें इसे रेवड़ी मत कहिए। आपको क्या कहना चाहिए कि आप इनका एम्पावरमेंट करिए। अगर एम्पावरमेंट नहीं करना है तो फिर आप बांटिए पैसा, और क्या। वो लोगों का पैसा है, सरकार के पास जो पैसा आता है वो लोगों का पैसा है। ये एक गलत फहमी है कि गरीब लोग टैक्स नहीं भरते, ये बिल्कुल गलत बात है जी। अभी तो जो आया है, जो हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसमें एक्चुअली अमीर कम भर रहा है, बिल्कुल ही नहीं भर रहा है। टैक्स जीडीपी रेशियो करीब 11% है, उसमें हाफ कहाँ से है? वो जीएसटी से है, एक्साइज ड्यूटी से है और कस्टम ड्यूटी से है। तो ये सारा जो पैसा है वो गरीब भी भरते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ धनवान लोग ही टैक्स भर रहे हैं। जीएसटी तो ज्यादातर गरीबी भर ज्यादातर गरीबी भरते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आपको गरीबी दूर करनी है, बेरोजगारी दूर करनी है, तो आप इसके ऊपर फोकस करिए और आप लाइवलीहुड बढ़ाइए। और लाइवलीहुड बढ़ाने का सबसे ज्यादा अच्छा रास्ता है वो मनरेगा है। इसके 3 मायने हैं, एक गरीबी दूर करना, दूसरा रोजगार पैदा करना, और तीसरा ये है कि आप जो यूजफुल एसेट्स हैं गांवों में उसको खड़ा करना। ये 3 बड़े मायने हैं जिसके लिए मनरेगा लाया गया था। लेकिन अगर सरकार ये मानती है कि सरकार का काम नहीं है रोजगार देना, वो तो मार्केट का काम है, बात बिल्कुल सही है, मार्केट का काम है, लेकिन मार्केट नहीं दे रहा है तो किसका काम है? तो फिर सरकार का काम है, जो हमारा संविधान कहता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि बेरोजगारी को दूर करना और लाइवलीहुड खड़ा करना, जीवन निर्वाह खड़ा करना, वो सरकार का काम है और वो सरकार को करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि वो हम ऐसा समझते हैं कि हमारी इकोनॉमी बढ़ गई तो अपने आप गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ, ये इसे ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं इकोनॉमिक्स में। ये ऐसा कभी होता ही नहीं है। बाजार में उन लोगों को फायदा होता है जिनकी जेब में पैसा होता है। देखिए, गरीब हैं कौन? भारत सरकार की जो संस्था है नेशनल सैंपल ऑफिस, वो ये कहती है कि इस देश के 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अपने इनकम का 50% से ज़्यादा खर्चा फूड आइटम्स के ऊपर करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि इनका सारा खर्चा बड़े पैमाने पर अपनी खाने की चीज़ों पर होता है, और खाने की चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। देखिए, आलू देखिए, प्याज देखिए, गेहूं देखिए, चावल देखिए, एडिबल ऑयल देखिए, सब्जियां देखिए, टमाटर सहित, ये इन सब के दाम अंतिम 1 साल में 15 से 17 या 20% बढ़ गया है। और क्या इन गरीबों की आय इतनी बढ़ी? अगर नहीं बढ़ी तो वो फिर से गरीबी में चले गए। ये बात हमारे लिए बहुत बड़ी महत्व की बात है। इसीलिए फूड इन्फ्लेशन कम हो तभी जाके हमारी गरीबी कम होगी, वरना नहीं होगी। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं बाजार में मर जाऊंगा, लेकिन मुझे कोई खाना नहीं देगा। अगर आप मुझे 10 रुपया देंगे और मैं चाय की किटली के पास जाऊंगा और चाय पीऊंगा, बिस्किट खाऊंगा, तो आपने जो दिया वो तो दया दान है। लेकिन मैंने जो लिया 10 रुपया दे के चाय और बिस्किट, इसे एक्सचेंज कहते हैं इकोनॉमिक्स में। वो एक्सचेंज का पावर तभी होता है जब मेरी जेब में पैसा होता है। तो बाजार में मेरी गरीबी तभी दूर होगी जब मेरे पास पैसा हो। अगर वो बाजार मुझे पैसा नहीं देता रोजगार दे के, तो फिर वो जिम्मेदारी किसकी? वो सरकार की जिम्मेदारी है, ऐसा मैं सोचता हूं। और वो सारी दुनिया में ये समझा गया है। देखिए, मैं हमेशा ये बातें चलती है कि हमारा अब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाला है, और अगले 2 साल में या 3 साल में हमारा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा।
दुनिया में हमारा दूसरा या तीसरा नंबर हो जाएगा तो हमारा विकास हो गया। ये विकास बहुत खतरनाक शब्द है। विकास किसका करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कौन करेगा, किसका विकास करेगा, ये सारे सवाल बहुत बड़े महत्व के हैं। देखिए आप, इस देश के 25-30 करोड़ लोगों की आमदनी बढ़ जाए और बाकी के 100 करोड़ लोगों की आमदनी ना बढ़े तो भी औसतन इनकम बढ़ जाएगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी जी। क्योंकि वो 30 करोड़ लोगों की आमदनी बढ़ गई। तो सवाल इस बात का है कि हमें किसकी आमदनी बढ़ानी है। उन लोगों की बढ़ानी है जिनकी जेब में पैसा नहीं है या बहुत कम है। $5 ट्रिलियन भी इकोनॉमी भी नहीं होने वाली अगले 3 साल में, जो पहले तो इसी साल होने वाली थी। अब कहा गया कि अब 3 साल के बाद होगी। आपके अनुमान से कब होगी? मुझे नहीं लगता कि अगले 3 साल में होगी, क्योंकि अगले 3 साल में करने के लिए भी आपको 10% से ज्यादा ग्रोथ रेट रखना पड़ेगा, जो अभी 7% है जी। हो ही नहीं सकता। यह बिल्कुल गलत बात है कि हम 3 साल में कर देंगे, होने वाला ही नहीं है, यह बात निश्चित है। और दूसरी बात मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा। कोरोना के दौरान मोदी जी ने एक नया नारा दे दिया। वो नारा देने में बहुत माहिर है। उन्होंने कह दिया आत्मनिर्भर भारत बनाओ। आत्मनिर्भर का मतलब क्या? गांधी जी ने इसके लिए स्वदेशी शब्द चुना था जी। इन्होंने आत्मनिर्भर बना दिया। अब आत्मनिर्भर का वो मतलब क्या करते हैं कि बाहर की कंपनियां भारत में आए और भारत में उत्पादन करें, इसको वो आत्मनिर्भर कहते हैं। ये आत्मनिर्भरता गलत बात है, यह आत्मनिर्भरता है ही नहीं। सच में स्थानिक स्तर पर स्थानिक संसाधनों से स्थानिक लोगों से उत्पादन हो और स्थानिक स्तर पर उपभोग हो, इसे स्वदेशी कहते हैं, इसे आत्मनिर्भरता कहते हैं। वो मायना तो भारत सरकार रखती ही नहीं है। मोदी का मतलब तो आत्मनिर्भरता का कुछ और ही है कि आप मल्टीनेशनल कंपनियों को भारत में बुलाओ और भारत में उत्पादन करो और निर्यात करो और रोजगार बढ़ेगा। कभी भी नहीं बढ़ने वाला। ये देख लीजिए, 1980 के दशक के दौरान वर्ल्ड बैंक ने जो फ्रेज बनाया था जॉबलेस ग्रोथ का, वो जॉबलेस ग्रोथ आज हिंदुस्तान में हो रहा है। आपका ग्रोथ है लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज कम एम्प्लॉय करती है और खादी उद्योग और ये सब जो माइक्रो इंडस्ट्रीज है लोकल, वो ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। ये भी एक आंकड़ा है। जो कम पूंजी लगा के ज्यादा रोजगार दे, ऐसी पूंजी हमारे यहाँ लगनी चाहिए। वो तो मल्टीनेशनल कंपनियां थोड़ी ही लगाने वाली है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि ये आत्मनिर्भरता नहीं है। देखिए आप, एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी आज से 400 साल पहले, हम गुलाम हो गए थे। आज इस देश में एफडीआई के नाम से 4800 से भी ज्यादा विदेशी कंपनियां काम कर रही है, और अगर शेयर मार्केट में देखा जाए तो 7000 से ज्यादा कंपनियां काम कर रही है। तो ये करीब 11-12 हजार विदेशी कंपनियां इस देश में है जो पूंजी निवेश करती है, शेयर मार्केट में करती है या फिजिकल प्रोडक्शन में करती है, और हम समझते हैं कि हम आजाद हैं। तो ये जो इनविजिबल स्लेवरी है वो हम समझते नहीं है, और मुझे लगता है कि देश इसी पथ पर आगे बढ़ रहा है। तो अगर हमें स्थानिक स्तर पर उत्पादन करना है तो हमारी टेक्नोलॉजी जिसमें रोजगार बढ़े, गरीबी कम हो, उत्पादन भी बढ़े और क्लाइमेट चेंज कम हो, उसका असर कम हो, इसी तरीके से हमें सोचना पड़ेगा। इसी के लिए हमें पूंजी निवेश करना पड़ेगा। जबकि आप देख लीजिए एग्रीकल्चर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या है, मतलब सरकारों का इन्वेस्टमेंट कितना है, आप देखेंगे तो पता चलेगा कि 95% इन्वेस्टमेंट वो तो हमारे किसान खुद करते हैं। कौन सा इन्वेस्टमेंट किया सरकार ने, बताइए आप। और फिर सबसे ज्यादा रोजगार कहां है, वो तो एग्रीकल्चर में करीब 46-47%। तो वहां क्यों पब्लिक एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा, जबकि आप बहुत बड़े बड़े फ्लाईओवर बना रहे हो, सरदार का स्टैच्यू बना रहे हो, आप बहुत बड़े एक्सप्रेस वे बना रहे हो, रिवर फ्रंट बना रहे हो, बहुत बड़े बड़ी आप एयरपोर्ट्स बना रहे हो, बहुत सारी चीजें, बराबर है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि फ्लाईओवर बनने चाहिए, एक्सप्रेस वे बनने चाहिए, हाईवेज बनने चाहिए, मैं ना नहीं बोल रहा, लेकिन वो बनाने वाला जो मजदूर है उसकी गरीबी दूर होती है क्या?
ये हमारे लिए सबसे बड़ा महत्व का सवाल है। आपके सुझाव सरकार के लिए, अभी नई सरकार आने वाली है हमारी, एज एन इकोनॉमिस्ट आप क्या कहेंगे? मैं तो ऐसा कहूँगा कि दो बातें सबसे पहले करनी चाहिए नई सरकार को। एजुकेशन के लिए ज़्यादा खर्चा हो, जो आपने कहा है 6% GDP का, तो वो 6% होना चाहिए। 4% सरकारों का, राज्य सरकारों का, और 2% भारत सरकार का। और जो आपने आरोग्य के लिए कहा है कि आपको 2.5% GDP आरोग्य के लिए खर्चा होना चाहिए, तो वो भी आपको करना चाहिए। ये सबसे बड़ी महत्व की बात है। अपने आप इसमें रोजगार पैदा होंगे। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी सरकार का जो रवैया है वो ये है कि कम लोगों से अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाओ, सरकार में भर्ती कम करो। ये बहुत बड़ी बुरी बात है। देखिए आप यूरोप में और अमेरिका में GDP का कितना % पब्लिक एक्सपेंडिचर है, मतलब सरकार का खर्चा है, वो करीब 32 से 38% है, जबकि हमारे यहाँ 12% है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे, तभी जाके एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा होगा, डिसेंट्रलाइज्ड होगा, और लोगों को जो सरकार की सेवाएं हैं वो अच्छे तरीके से मिल पाएगी। हमेशा ये सुनने को मिलता है साफ स्टाफ ही नहीं है, क्या करें जी। ये सरकार के किसी भी दफ्तर में आप जाइए, बहुत वैकेंसीज है, बहुत वैकेंसीज है। तो ये हमारे लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारी सर्विसेज सरकारी सर्विसेज से जुड़ी हुई है। तो आप क्या कहते हैं, वन विंडो सिस्टम आप इंडस्ट्री के लिए खड़ी करते हैं, लेकिन लोगों के लिए वन विंडो सिस्टम नहीं है, वो 12 विंडो सिस्टम है। इधर से उधर घूमना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये तीसरी महत्व की बात है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाइए। और चौथी बात, जो इस देश के धनी लोग हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनियां हो या हमारे यहाँ की कंपनियां हो, उसके ऊपर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स बढ़ाना चाहिए। भले ही सेंसेक्स नीचे जाए, आप इसकी चिंता मत करो, क्योंकि सेंसेक्स सिर्फ 30 कंपनियों के नाम से चलता है। 5000 कंपनियां शेयर मार्केट में है, बाकी की 16000 कंपनियां शेयर मार्केट में है ही नहीं। तो आप इसकी चिंता ही मत करो। और दूसरी बात, सेंसेक्स ऊंचा जाए और नीचा जाए, इसका कोई संबंध इस देश के विकास के साथ नहीं है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान इस देश का GDP का ग्रोथ रेट 7.5% था, और अभी 9 साल का 5.5% है, फिर भी सेंसेक्स कितना बढ़ा। तो विकास को और सेंसेक्स का कोई संबंध नहीं है। तो आप सेंसेक्स की चिंता मत करो, शेयर बाजार की चिंता मत करो। इस देश की सिर्फ 8% बचत शेयर मार्केट में जाती है, बाकी 92% बचत शेयर मार्केट में जाती ही नहीं है। तो ये हमारे लिए महत्व की बात है। अगली सरकार ठीक तरीके से गरीबी को दूर करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए और शिक्षा और आरोग्य की स्थिति में सुधार लाने के लिए जल्द ही कदम उठाए, ये हमारी अपेक्षा है। थैंक यू प्रोफेसर शाह। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? आप डेफिनेटली कमेंट करके हमें बताइएगा, लाइक करिएगा हमारा प्रोग्राम को, शेयर भी कीजिए, डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।